नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अशोक गहलोत के नामांकन रद्द करने की मांग, बीजेपी के मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया ज्ञापन, तथ्य छिपाने का लगा आरोप। मनोज जरांगी के मैदान से नजदीक 50,000 ओबीसी जुटाएंगे छगन भुजबल, मराठा कोटा मांग पर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। प्रदूषण पर मान और केजरीवाल न करे सियासत, पर्यावरण को शुद्ध रखना सबकी जिम्मेदारी, सीएम खट्टर का आपको जवाब। इन 10 सवालों ने छुड़ाए अलविश यादव के पसीने, पुलिस थाने में 3 घंटे में पूछे गए 40 सवाल। दुनिया में एक और द्वीप का अचानक से जन्म, पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से बना नया आइसलैंड। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि गहलोत ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई है। इसके अलावा उन्होंने झूठा शपथ पत्र पेश करने के कारण गहलोत के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करने की मांग की है। बुधवार शाम को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सीएम गहलोत पर आरोप लगाया गया है कि चुनावी हलफनामे में सीएम अशोक गहलोत ने आपराधिक प्रकरणों को जानबूझकर छिपाया है। चुनाव अधिकारी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नामांकन पत्र के दौरान दिए गए शपथ पत्र में सभी आपराधिक मुकदमों की जानकारी देना जरूरी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 आपराधिक प्रकरणों को उन्होंने छुपाया हुआ है। उन्होंने जानबूझकर उन प्रकरणों की जानकारी नहीं दी। बीजेपी का आरोप है कि एक जयपुर गांधीनगर में दर्ज है, जिसकी एफआईआर संख्या 400/2015 है, जिसमें धारा 188, 400, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज है। शिकायत में कहा गया है कि यह मामला वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। एक अन्य प्रकरण भी गहलोत के विरुद्ध विचाराधीन है। इसका विवरण भी नामांकन पत्र में नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आपराधिक प्रकरणों को छिपाया है। शेखावत ने कहा कि जो प्रकरण दर्ज है उनमें जमीन घोटाला और किसी के घर में जबरन प्रवेश करने से संबंधित मामला है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य चुनाव आयोग को हमने शिकायत दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई कर नामांकन पत्र को तत्काल प्रभाव से खारिज करने की मांग की गई है। झूठा शपथ पत्र पेश करने के कारण सीएम अशोक गहलोत के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है, सियासत तेज होती जा रही है। अब महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के संगठन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ने 17 नवंबर को जालना जिले में एक रैली का ऐलान किया है। यह रैली मनोज जरांगी के धरना स्थल से थोड़ी ही दूर है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। 2 गुट हो गए हैं जो मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं और दूसरा गुट वह है जो इसके खिलाफ है। मराठा कोटा का मांग को लेकर मनोज जरांगी भूख हड़ताल पर बैठे। तमाम उठापटक के बाद उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि मामला अभी भी गर्म है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के मंत्री गगन भुजबल के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 17 नवंबर को जालना जिले के अंबाड़ में एक रैली के लिए ओबीसी समुदाय के 50,000 से अधिक लोगों को जुटाना चाहते हैं। इस रैली में सभी ओबीसी विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। अंबाड़ मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगी के उस मैदान से कुछ किलोमीटर दूर है, जहां से उन्होंने राजनेताओं पर दबाव बनाने और मराठा नेतृत्व को अपने समुदाय को आरक्षण का लाभ देने से दूर रखने के लिए ओबीसी को दोषी ठहराया था।
मंत्री भुजबल की अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, जो मराठा समुदाय के लिए व्यापक आरक्षण और कुणबी ओबीसी श्रेणी में इसे शामिल करने के विरोध में सबसे आगे है। छगन भुजबल की परिषद अंतरावली सारथी से कुछ किलोमीटर दूर अंबाड़ में एक रैली की योजना बना रही है। अंतवाली सारथी वही जगह है जहां मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे 2 बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस मुख्यालय में अंबाड़ में रैली की घोषणा के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए मराठवाड़ा के सभी यूनिट कमांडरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। 17 नवंबर की रैली के बाद एक और रैली की तैयारी चल रही है। यह दूसरी रैली 26 नवंबर को हिंगोली में आयोजित की जाएगी। छत्रपति संभाजी नगर में जरांगे ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण की मराठा मांग को पूरा करने के लिए 24 दिसंबर की समय सीमा से चूक जाती है तो वह उन राजनेताओं का नाम लेंगे जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से अपने लिए आरक्षण का लाभ उठाया लेकिन समुदाय को इससे वंचित कर दिया। एक प्रभावशाली अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी नेता और अजित पवार की एनसीपी की खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भुजबल ने सोमवार को कहा था कि वह ओबीसी कोटा हिस्से में से किसी भी मराठा अतिक्रमण की अनुमति नहीं देंगे और इस उद्देश्य के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। उन्होंने ओबीसी समुदाय के लोगों से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने की अपील की थी और आगे आकर उनका नेतृत्व करने का संकल्प लिया था। परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहेब कर्दक ने कहा कि रैली की तैयारियां शुरू हो गई है। संगठन की जालना इकाई रैली के आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन से अनिवार्य मंजूरी लेने की प्रक्रिया में थी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में हमारे 20 से अधिक ओबीसी संगठन है। संगठन समुदाय के लोगों को रैली में भाग लेने के लिए संगठित करेंगे। मराठवाड़ा के जिलों में ऐसे संगठनों की बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी है। इस तरह की बैठकें जल्द ही राज्य के बाकी हिस्सों में शुरू होगी। कर्दक ने कहा कि राज्य के सभी ओबीसी विधायकों और समुदाय के कार्यकर्ताओं को रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह रैली राजनीतिक प्रकृति की नहीं है। इसका आयोजन ओबीसी समुदाय के लाभ के लिए किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के ओबीसी विधायक रैली में भाग ले, जो राज्य में समुदाय की ताकत का प्रदर्शन होगा। बाला साहेब कर्दक ने कहा, राज्य में ओबीसी समुदाय के लोगों को आशंका है कि अगर मराठाओं को यानी ओबीसी की श्रेणी में पूर्ण आरक्षण दिया जाता है तो इसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार को मराठा को ओबीसी कोटे से अलग आरक्षण देना चाहिए। हम अपने समुदाय के लोगों को आरक्षण के मामले में पीड़ित नहीं होने देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। सीएम खट्टर ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली और हरियाणा के लोग इन दिनों प्रदूषण से परेशान हैं। एक तरफ जहां जनता परेशान है, वहीं इस पर अलग ही सियासी घमासान है। प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नेता इस पर सियासत कर रहे हैं, जबकि इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। पराली प्रबंधन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को अगर हरियाणा सरकार की सहायता चाहिए तो हम सहयोग देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को पिंजौर में हाई एयर बलून सफारी का शुभारंभ करने के बाद कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है, जबकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा है। समस्या के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। पराली जलाने की घटनाओं के कारण प्रदूषण मामले के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है, जबकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा है। इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रदूषण के कारण ऐसे हालात हो गए हैं कि कुछ जगहों पर ऑफिस और स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ रही है। वातावरण और हवा को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए कारगर कदम उठाए हैं। सरकार किसानों को उपलब्ध करवा रही है और सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। पराली का मर्कशल यूज बढ़ाने की जरूरत है। एथेनॉल,
एनर्जी प्लांट, ब्रिक्स इत्यादि पराली के उपयोग की संभावना को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए कारगर कदम उठाए हैं। सरकार किसानों को उपलब्ध करवा रही है और सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। पराली का कमर्शियल यूज बढ़ाने की जरूरत है। एथेनॉल, एनर्जी प्लांट, ब्रिक्स इत्यादि में पराली के उपयोग की संभावना को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वह पराली न जलाए बल्कि उसका कमर्शियल उपयोग करे। इससे एक और जहां प्रदूषण से निजात मिलेगी, वही किसानों की आय में वृद्धि होगी। एल्विश यादव से 8 नवंबर की देर रात नोएडा के सेक्टर 20 के थाने में पूछताछ की गई। पुलिस ने 3 घंटे तक एल्विश को ग्रिल किया, जिसमें उनकी हालत खराब हो गई। एल्विश को अब 9 नवंबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्या क्या सवाल पूछे गए, हम आपको बताएं। सांपों की जहर की तस्करी और रेव पार्टी के मामले में बिग बॉस OTT 2 एल्विश यादव पर पुलिस का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। मंगलवार 8 नवंबर की देर रात एल्विश यादव से पार्टियों में सांपों की जहर की सप्लाई और बिक्री को लेकर कड़ी पूछताछ की गई। ये पूछताछ 3 घंटे तक चली, जिसमें एल्विश यादव को कड़े तरीके से ग्रिल किया गया। एल्विश यादव 8 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे नोएडा के सेक्टर 20 थाने में पहुंचे। थोड़ी देर बाद वही DCP नोएडा और अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। वहां उन्होंने एल्विश यादव से पूछताछ करना शुरू कर दी, जो 3 घंटे तक चली। पूछताछ के बाद एल्विश को घर तो भेज दिया गया, लेकिन उन्हें 9 नवंबर को हाजिर होने के लिए तलब किया गया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान एल्विश यादव से करीब 40 सवाल पूछे गए थे, जिनका जवाब देने में एल्विश के पसीने छूट गए। एल्विश से उनके दोस्तों और स्कूल से लेकर रेव पार्टी व उसमें नशे के बारे में सवाल पूछे गए, लेकिन जब एल्विश से सपेरे सांप और राहुल के बारे में सवाल दागे गए तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस ने एल्विश से उनके वीडियो में दिख रहे सांपों से लेकर पार्टियों में विदेशी लड़कियां और मुख्य आरोपी राहुल से जुड़े सवाल पूछे। यह भी पूछा गया कि उनका मेनका गांधी से संस्था से कैसे संपर्क हुआ और फोन पर क्या बातचीत हुई। इन तमाम सवालों के बीच एल्विश यादव एकदम असहज दिखे। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव से जब स्कूल, दोस्तों और परिवार के बारे में सवाल पूछा जा रहा था तो वह आराम से जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही सांपों के जहर की तस्करी को लेकर सवाल शुरू हुए तो एल्विश पसीना पसीना हो गए। उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ दिखने लगी। अब पुलिस ने एल्विश से उनकी कॉल डिटेल और पिछली सभी लोकेशन का डेटा मांगा है। वहीं एल्विश यादव पूछताछ के दौरान यही कहते रहे कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। एल्विश ने दावा किया कि उन्हें फंसाने की साजिश में कई लोग शामिल है। अब बताते वो सवाल जो एल्विश से पूछे गए थे। एल्विश से पूछा गया पहला सवाल था, आपके वीडियो में जो सांप दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहां से लाया गया था। दूसरा सवाल, राहुल कौन है और वह कैसे आपके लिए काम करता है, क्या रविनाथ, नारायण और टीटू नाथ को भी आप जानते हैं। तीसरा सवाल था, राहुल के संपर्क में कैसे आए और सांपों के साथ वीडियो क्यों बनाए, क्या मकसद था आपका। वही चौथा सवाल था, आपने नोएडा और NCR में कहां कहां रेव पार्टियां कराई, पार्टियों में सांपों के जहर की तस्करी में आपका क्या रोल है। पांचवा सवाल था, सांपों के साथ आप क्यों पोज दे रहे थे, आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे। छठा सवाल था, रेव पार्टी में विदेशी लड़कियों को कहां से और कैसे बुलाया जाता था। सातवां सवाल था, विदेशी लड़कियों को रेव पार्टी में कौन लेकर आता था, उसे जानते हैं, कैसे संपर्क हुआ उससे। और आठवां सवाल था, क्या आप नशे के शौकीन हैं, कौन कौन सा नशा करते हैं। नौवां सवाल था, क्या मेनका गांधी की संस्था के लोगों ने आपको फोन किया था। और 10वां सवाल था कि क्या आपने उन लोगों को राहुल यादव का नंबर दिया था। टीटू नाथ, राहुल, रविनाथ और नारायण से कैसे मुलाकात हुई। पानी के नीचे समुद्र तल से निकलने वाला ज्वालामुखीय पदार्थ तुरंत जम जाता है, जिसकी वजह से एक द्वीप पैदा हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नियमित विस्फोट की वजह से इवो जिमा हर साल 1 मीटर से ज्यादा बढ़ रहा है। नया द्वीप भी विस्फोट से बढ़ सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये विस्फोट कितने समय तक चलेगा। एक नए द्वीप का अचानक से जन्म हुआ है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में 30 अक्टूबर को पानी के भीतर हुई ज्वालामुखी विस्फोट ने एक नए द्वीप को जन्म दिया है। विस्फोट के बाद जापान के इवो जिमा द्वीप के तट पर चट्टान के विशाल टुकड़े देखे गए। इस पर जापानी शोधकर्ता ने बताया कि पिछले महीने पानी के नीचे हुई ज्वालामुखी विस्फोट के बाद टोक्यो से करीब 1200 किलोमीटर दक्षिण में इवोटो द्वीप के पास एक छोटा सा नया द्वीप उभर गया है।
टोक्यो विश्वविद्यालय के भूकंप अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर फुकाशी मेनो ने बताया कि प्रशांत क्षेत्र में इवोटो द्वीप से 1 किलोमीटर दूर 100 मीटर व्यास वाले एक चट्टान द्वीप पर फ्रिटोमैग्नेटिक विस्फोट हुआ। टोक्यो से करीब 1200 किलोमीटर दक्षिण में इस विस्फोट को देखा गया। लाल गर्म मैग्मा सतह के नीचे पानी से टकराने की वजह से यहाँ हर कुछ मिनट में विस्फोट हो रहे थे। विस्फोट के दौरान हर कुछ मिनट पर एक गुब्बारा उठता था जो मैग्मा और समुद्री जल के संपर्क की वजह से उठता था, जिससे चट्टान के बड़े ब्लॉक 160 फीट तक हवा में उड़ जाते थे। प्रोफेसर फुकाशी मेनो ने कहा कि विस्फोट से कम 2 स्थानों पर समुद्र की सतह टूट गई। विस्फोट इवो सीमा के दक्षिण सिरे पर हुए, लेकिन विस्फोट स्थल के उत्तर में भी चट्टानें जमा हो गई, जिससे लगभग 330 फीट चौड़ा एक गोल और उबड़-खाबड़ द्वीप बन गया। इस नए द्वीप के आसपास के पानी का रंग बदल गया। ये जावा नाम की चट्टानों से अटा पड़ा है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनती है। मैनो ने कहा कि ये विस्फोट जमीन के अंदर एक जादुई गतिविधि को दर्शाता है। अगर ये विस्फोट जारी रहे तो नए द्वीप के बड़े होने की उम्मीद है। इवोटो द्वीप ओगासावारा द्वीप समूह का हिस्सा है। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इस क्षेत्र में पहले जुलाई और दिसंबर 2022 और फिर इस साल जून में भी विस्फोट हुए। एजेंसी का मानना है कि हालिया ज्वालामुखी विस्फोट 21 अक्टूबर को शुरू हुए, जिनके नतीजे में 30 अक्टूबर को एक छोटा सा नया द्वीप पैदा हुआ। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।